सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 में नागरिक शास्त्र में आप लोग इस वक्त चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है शक्ति के उभरते वैकल्पिक केंद्र। और आप लोगों ने शुरुआत में पढ़ लिया है कि किस तरीके से अन्य महाशक्तियों के अंतर्गत चीन का उदय विश्व पटल पर हुआ। तो चीन की साम्यवादी व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम लोग चीन के द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, चीन ने अपने पिछले अनुभवों तथा बदली हुई परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में कुछ उदारवादी आर्थिक सुधार किए। इन सुधारों को खुले द्वार की नीति के नाम से जाना जाता है। इन सुधारों के 3 कारण थे। पहला कारण था शक्तिशाली राष्ट्र बनने की इच्छा। देखिए बच्चों, चीन को विश्व में एक संपन्न व शक्तिशाली राष्ट्र बनने की इच्छा थी और इस इच्छा के कारण उसने विभिन्न स्तरों पर सुधार किए। इसी क्रम में 1973 में साम्यवादी पार्टी ने चीन की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने तथा चीन को एक शक्तिशाली समाजवादी राज्य बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। दूसरा जो कारण है वो है चीन के वैश्विक अलगाव की समाप्ति। देखिए बच्चों, 1971 तक विश्व स्तर पर चीन व अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार हुआ तथा राष्ट्रवादी चीन के स्थान पर साम्यवादी चीन को सुरक्षा परिषद की सदस्यता प्राप्त हो गई। इससे विश्व में चीन का एकाकीपन समाप्त हो गया। चीन के नेताओं ने विभिन्न देशों से सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंधों का विकास किया तथा पश्चिमी देशों की उल्लेखनीय आर्थिक व तकनीकी प्रगति का अनुभव प्राप्त किया। तीसरा कारण है नया प्रगतिशील नेतृत्व। सितंबर 1976 में साम्यवादी क्रांति के शीर्ष नेता माओ का निधन हो गया। चीन में जो नया नेतृत्व आया वह आधुनिक उदारवादी विचारों से अधिक प्रभावित था। अतः 1978 में नए नेता डेंग सियाओपेंग ने आर्थिक उदारीकरण व सुधारों का नया कार्यक्रम लागू किया, जिसे ओपन डोर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। नए नेतृत्व का मानना था कि मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सकता। उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था के विकास का लक्ष्य महत्वपूर्ण है, चाहे उसके लिए कोई भी साधन अपनाए जाएं। कतिपय समीक्षकों ने इन आर्थिक सुधारों को दूसरी क्रांति की संज्ञा दी है, क्योंकि ये सुधार चीन की साम्यवादी विचारधारा से बिल्कुल भिन्न थे। अब देखिए, चीन ने अपनी जो ओपन डोर पॉलिसी अपनाई उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। सबसे पहली विशेषता थी विदेशी पूंजी व तकनीक को आमंत्रण। ओपन डोर नीति में विदेशी पूंजी व तकनीक को आकर्षित करने का प्रयास किया गया, जो कि साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत अभी तक संभव नहीं था। औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी तथा तकनीक को आकर्षित करने के लिए संघाई तथा अन्य तटीय क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। फिर से एक बार देख लीजिए कि चीन ने ओपन डोर नीति में विदेशी पूंजी को और तकनीक को आकर्षित करने का प्रयास किया और इसके अंतर्गत उसने औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी तथा तकनीक को आकर्षित करने के लिए संघाई तथा अन्य तटीय क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विदेशियों को उद्योग लगाने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की गईं। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र ही चीन के तीव्र आर्थिक विकास के अग्रदूत माने जाते हैं। इससे औद्योगिक विकास के साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी हुई। जनवरी 2007 में चीन की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $820 अरब हो गया था। 10 साल बाद 2017 में चीन का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $3,998 बिलियन हो गया है।
अब देखिए बच्चों, ओपन डोर पॉलिसी की जो दूसरी विशेषता थी वो थी विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। चीन के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उसका निरंतर बढ़ता विदेशी व्यापार है। वैश्वीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप चीन व्यापार में भागीदारी बढ़ाने के लिए 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। इससे चीन के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिला। चीन ने 2004 में अपने बीमा क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। इसी तरह 2006 में विदेशी कारों के आयात को सरल बनाया गया। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों जैसे दूरसंचार, बैंकिंग, होटल उद्योग आदि को भी विदेशी व निजी पूंजी निवेश हेतु खोला गया। इससे आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता का समावेश हुआ तथा विकास व गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी हुई। वर्तमान में चीन का कुल विदेशी व्यापार 15,330 बिलियन डॉलर है। चीन की ओपन डोर पॉलिसी की अगली विशेषता है सामूहिक कृषि में बदलाव। चीन में साम्यवादी शासन के अंतर्गत सामूहिक खेती की व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था में सभी किसान मजदूर की तरह काम करते थे तथा उन्हें अधिक परिश्रम करने पर भी ज़्यादा निजी लाभ नहीं मिल पाता था। इससे कृषि का वांछित विकास नहीं हो पा रहा था। नए सुधारों में सामूहिक खेती को समाप्त कर किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया, जिससे उन्हें निजी लाभ अधिक मात्रा में मिल सके और जिसका परिणाम क्या हुआ कि निजी लाभ की आशा में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई। तीव्र कृषि विकास से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगली विशेषता है बाह्य पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। चीन ने न केवल घरेलू स्तर पर विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया वरन विदेशों में भी अपने पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया। चीन ने विश्व के सभी क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं, ऊर्जा संसाधनों आदि के क्षेत्र में अपनी पूंजी लगाकर केवल लाभ ही नहीं कमाया वरन व्यापार व प्रभाव को बढ़ाकर अपने सामरिक हितों को आगे बढ़ाया। चीन की एनर्जी आपूर्ति में इस निवेश की विशेष भूमिका है। अगली विशेषता है संपत्ति के निजी अधिकार को मान्यता। साम्यवादी विचारधारा में निजी संपत्ति का अधिकार मान्य नहीं है। इससे आर्थिक विकास में बाधा आती है। नए सुधारों के द्वारा संपत्ति के निजी अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। 2007 में संपत्ति कानूनों में बदलाव कर निजी संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। यह व्यवस्था की गई कि यदि किसी नागरिक की संपत्ति को सरकार द्वारा जनहित में अधिग्रहित किया जाएगा तो उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो चीन ने इस तरीके के उदारवादी सुधारों के द्वारा हर क्षेत्र में पर्याप्त विकास किया और उसके द्वारा किए गए इन सुधारों का उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके से विकास हुआ, इसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।